वेलकम टू एवरीवन इन दिस बॉटनी क्लास। आज हम लोग जैंथोफाइसी या येलो ग्रीन एल्गी के अंतर्गत वाउचेरिया को देखेंगे। वाउचेरिया को वाउचर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके डिस्कवरर का नाम था वाउचर। वाउचर ने इसे डिस्कवर किया और एक्टोस्पर्मा नाम दिया था। इसे एपीडी कंडोले ने वाउचेरिया नाम दिया। ये जैंथोफाइसी या येलो ग्रीन एल्गी का मेंबर है। ये क्लोरोफाइटा से भी एफिनिटी रखता है। कुछ फीचर्स जो हैं वो फंजाई से भी मिलते जुलते हैं। इसमें क्लोरोफाइसी से जो रिसेम्बलेंस है उसका आधार ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। इसके थैलस को देखेंगे। सबसे पहले ये इसी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति को देखा जाए तो वाउचेरिया क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत और क्लोरोफाइसी फैमिली में ये साइफोनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत वाउचेरियसी फैमिली में ये सम्मिलित है। इसके थैलस को देखिए। ये थैलस प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है और जनरली एसेप्टेड और सिनोसाइटिक थैलस इसमें पाया जाता है। ये इसकी 54 स्पीसीज ज्ञात हैं। इसमें से 16 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इसमें सेप्टेशन केवल रिप्रोडक्शन के समय देखने को मिलता है। इसमें पूरा थैलस एक ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसमें इनसाइड में कहीं पर भी सेप्टेशन नहीं पाया जाता। सेप्टेशन केवल रिप्रोडक्शन के समय देखने को मिलता है। इसमें एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है। ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इस पूरे थैलस में पाई जाती है और उसके चारों ओर थिक प्रोटोप्लास्ट लेयर या जीवद्रव्य की मोटी परत पाई जाती है। वाउचेरिया के सेल वॉल को देखें तो ये पेक्टिक सब्सटेंस का आउटर लेयर और सेलोजिक लेयर इसके इनर पार्ट में पाया जाता है। न्यूक्लियस सेंटर या केंद्र की ओर स्थित होते हैं और इसका प्लास्टिड या क्रोमेटोफोर जो होता है ये पेरीफेरी की ओर लोकेटेड होता है। लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उस समय इसकी पोजीशन अल्टर हो जाती है। हम इसे यूनिसेलुलर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी ग्रोथ को देखा जाए तो ये एपिकल ग्रोथ पैटर्न को शो करता है। इसका ये भाग जिसकी सहायता से ये किसी आधार से फिक्स है इसे हम राइजोइडल ब्रांच कह सकते हैं या राइजोइडल सिस्टम कह सकते हैं। इसी तरह ये पार्ट ये इरेक्ट सिस्टम बनाता है। ठीक है। इसके अगर हम थैलस को देखें तो ये इसमें ये सेल वॉल जो इलास्टिक नहीं होती, जब ये किसी कारण से डैमेज हो जाता है वैसी स्थिति में इसमें उस भाग लीक को पैक करने के लिए तुरंत वॉल फॉर्मेशन पाया जाता है।
इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कॉइड होता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें पायरिनोइड पाया जाता है, अदरवाइज कहा जाता है कि इसमें पायरिनोइड नहीं पाया जाता। क्रिस्टेंटिन नामक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इसमें पायरिनोइड क्लोरोप्लास्ट में होता है क्रोमेटोफोर में, लेकिन सामान्य दशा में ये अभिमत है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। इसमें एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ये केंद्र में कंटिन्यूअस पूरे थैलस में पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से इसके थैलस को हम सिनोसाइटिक कहते हैं। इसके लाइफ पैटर्न के बारे में कहा जाता है कि ये हैप्लॉन्टिक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न शो करता है। इसकी 16 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इसकी 6 स्पीसीज मैराइन हैबिटेट में पाई जाती हैं, अदरवाइज मोस्टली ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में देखने को मिलता है। इसमें से कुछ प्रजातियां नियर अबाउट 6 स्पीसीज ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में देखने को मिलती है। वाउचेरिया येलो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंतर्गत क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ई पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड्स के अतिरिक्त इसमें एक अननोन स्ट्रक्चर वाला, या कहना चाहिए जेंथोफिल लाइक पिगमेंट, एक अननोन पिगमेंट जेंथोफिल पाया जाता है। इन कलर कॉम्बिनेशन के कारण ये येलो ग्रीन होता है। ठीक है, अगर किसी कारण से इसका थैलस ब्रेक हो जाता है तो ये नया थैलस बना लेता है। अब इसमें हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सामान्य तौर पर ये एल्गी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, या फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स के ऊपर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता हुआ पाया जाता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो ये फ्रेगमेंटेशन या विखंडन किसी मैकेनिकल इंजरी या किसी प्रेडेटर, या कहना चाहिए किसी एनिमल के द्वारा इसको खाया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ खंड उस स्थान पर फिलअप हो जाता है, एक कवर बन जाता है जिससे वो भर जाता है, और टूटा हुआ सेगमेंट कुछ देर तक ठीक कवर अपने और चारों ओर बना लेता है। उसके बाद नया थैलस डेवलप कर लेता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर एंड एप्लोनोस्पोर के माध्यम से पाया जाता है। जूस्पोर जो होते हैं ये नॉर्मली इसमें बनते हुए देखे जाते हैं। एप्लोनोस्पोर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में देखने को मिलता है, और इसके अतिरिक्त इसमें थिक वॉल्स, एकाइनिट्स एंड हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जूस्पोर फॉर्मेशन को देखें तो सामान्य तौर पे इसके थैलस से एक ब्रांच ऊपर की ओर डेवलप होती है। अब ये क्लब सैप्ड हो जाती है, ये ब्रांच क्लब सैप्ड हो जाती है, और इसमें सेप्टेशन हो जाता है।
ये बाकी पार्ट से कट आउट हो जाती है। अब ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जूस्पोरेंजियम बनाता है। इस डेवलपिंग जूस्पोर में न्यूक्लियस पेरीफेरी पर आ जाते हैं। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो पेरीफेरी पर आ जाते हैं और जितने भी क्रोमेटोफोर्स हैं ये सेंट्रल साइड की ओर चले जाते हैं। इस तरह से सिंगल सेल्ड स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये सिनजूस्पोर के नाम से जाना जाता है। ये सिनजूस्पोर अपर पार्ट से अलग होता है। सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल है। अब ये एपिकल पार्ट से बाहर निकल आता है। मैच्योर होने पर ये एपिकल पार्ट से बाहर निकल आता है और इस समय इसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। जितने भी न्यूक्लियस होंगे सभी के साथ फ्लैजिला जुड़ा हुआ रहता है। ये सभी बाइफ्लैजिलेट होते हैं और सभी न्यूक्लियस में दो दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ये फ्लैजिला लोकोमोशन में सहायक होते हैं, मूवमेंट में सहायक होते हैं और ये कहलाता है सिनजूस्पोर। ये कुछ देर तक मूव करता रहता है, इसको कहते हैं सिनजूस्पोर। ये कुछ देर तक मूवमेंट करता रहता है, उसके बाद ये किसी स्थान पर फिक्स हो जाता है और उस स्थान पर ये डेवलप होकर नया थैलस बना लेता है। इस तरह से जूस्पोर के माध्यम से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद देखिए एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। इसका थैलस इसी तरह से क्लब शेप्ड हो जाता है। क्लब शेप्ड होने के बाद ये एप्लेनोस्पोर बाहर आ जाता है। इसमें मोटिलिटी नहीं होती और कुछ देर तक पानी में रहने के बाद ये एप्लेनोस्पोर बाहर आ गया। ये नॉन मोटाइल होता है। किसी स्थान पर ये जाकर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद ये डेवलपमेंट करता है और नया थैलस बना लेता है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये नया थैलस डेवलप कर लेता है। इसमें एक और स्टेज होता है जिसको एकाइनिड्स कहते हैं। ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं। इस समय पूरे थैलस में सेप्टेशन देखने को मिलता है। ये एक एल्गी गांगोसिरा से बहुत मैच करता है, इसलिए इस स्टेज को गांगोसिरा स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये थैलस का एक पार्ट है। इसमें बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं और पूरे थैलस में ये स्पोर फैले हुए होते हैं। इनको हम एकाइनिड्स कहते हैं। काफी मोटी भित्ति वाले होते हैं। पूरा थैलस इस वक्त एक एल्गी गांगोसिरा से मिलता है, इसलिए इसको गांगोसिरा स्टेज कहते हैं। अब ये जो चैम्बर है ये ब्रस्ट ओपन हो जाता है। मान लीजिए यहां पर एक एकाइनिट है, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा
और एक सिंगल स्पोर के फॉर्म में, या कभी कभी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट बन जाते हैं जिनको सिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये सिस्ट जो होते हैं ये बाहर आकर जर्मिनेट होते हैं। ये बाहर आ गया, अब ये सिस्ट ब्रेकअप होगा, इससे ये स्पोर निकलेगा और ये स्पोर नया वाउचेरिया बना लेता है। इस तरह से ये है सिस्ट, ये एकाइनेट्स है। अनफेवरेबल कंडीशन में हेटेरोसिस्ट या एकाइनेट्स बनते हुए पाए जाते हैं। इस तरह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हुआ पाया जाता है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सामान्य तौर पे एंथ्रेडिया ओगोनिया एक ही थैलस पे होते हैं। ये जनरली अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जिस स्थान पर एंथ्रेडिया या ओगोनिया बनना होता है उस स्थान पर न्यूक्लियस एक आउटग्रोथ के रूप में देखने को मिलता है। इसको हम वंडर प्लाज्म कहते हैं। ये पार्ट वंडर प्लाज्म कहलाता है। अगर मान लीजिए एक सिंगल एंथ्रेडिया ओगोनिया बनना है तो ओगोनिया ये राउंड शेप का और एंथ्रेडिया ये कुछ इस तरह से डेवलप होता है। अब इसके अंदर ओवियम डेवलप होगा और ये क्रोजिया जैसा मूव करेगा। इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस गए हुए हैं उसमें से एक फंक्शनल न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, बाकी पेरीफेरी पर जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब इसी तरह एंथ्रेडिया को देखें, इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड बनेंगे। ये एंथ्रोजॉइड थैलस से ब्रस्ट ओपन होकर बाहर आ जाएंगे। ये इस तरह से ब्रस्ट ओपन होगा, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड निकलेंगे और ये एंथ्रोजॉइड स्पिंडल शेप बाइफ्लैजेलेट होंगे और ये ऊपरी भाग ये ओपन हो जाएगा और ये यहाँ तक पहुँचेंगे। एक थ्रो अप है ये एंथ्रोजॉइड्स का और उसके बाद ये ओस्पोर या जाइगोट बना लेगा। ये अपने चारों ओर कवरिंग बना लेगा। अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ओस्पोर माइटोटिकली ही डिवाइड होता है और इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न पाया जाता है। लेकिन कुछ मानते रहे हैं अभी तक कि इसमें फर्स्ट डिवीजन मियोटिक होता है और बाद के डिवीजन माइटोटिक होते हैं और उसके बाद ये डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक हो सकता है, जैसा साइंटिस्टों का मानना है। ठीक है, वाउचेरिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसके थैलस को हम सिनोसाइटिक एसेप्टेट कहते हैं। थैंक यू।